दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपको सबको हमजा चौधरी व्लॉग में वेलकम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस चैनल हमजा चौधरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं ज़्यादा, तो जल्दी से टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही क्रिटिकल टॉपिक है। तो आपने ना इसको अच्छे तरीके से फुल वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ईच ना समझ आ जाए। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा, वो ये है कि जब आप अपने एक इरादा कर लेते हो, अपना एक एम बना लेते हो कि मैंने अब यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके एक जो प्रोसेस है वो क्या होता है वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं उसका बताऊँगा। तो सबसे पहले यार, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जैसे ही अगर आपने रिसेंटली बैचलर्स जोन सा है वो कंप्लीट किया है, ठीक है, तब तो आपके लिए ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके 3-4 साल का गैप है और आपने पता क्या करना है, आपने ना ये गैप कवर करना है। मतलब उसके लिए ना आपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाने हैं। जहाँ पे आप जॉब करते रहे आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें। अगर आप जॉब नहीं करते रहे, टाइम वेस्ट ही किया है, ठीक है, तो कोशिश करें टीचिंग का। तो इस तरह के ना कहीं से ना आपने ना जॉब लेटर के एक्सपीरियंस बनवा लेने हैं ताकि जो है ना आपका गैप कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेनी है। और इसके साथ ही आपने ना जैसे ही एम करो कि भाई मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, तो कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप आइल्स करो। अगर आइल्स नहीं कर सकते, थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा सा उससे ईजी टेस्ट होता है पीटी टेस्ट। ठीक है, पीईटी पियर्सन इंग्लिश टेस्ट होता है। तो वो आपने जो है ना उन आइल्स में से या पीटी में से स्टार्ट कर दें करना। क्यों अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब तक आपके पास आइल्स या कोई और इंग्लिश का टेस्ट नहीं होगा तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक जो है ना रॉन्ग थॉट है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं ना, मतलब आइल्स वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बट आपको कैश लेटर लेने से पहले या अनकंडीशनल लेटर लेने से पहले ना यूनिवर्सिटी को अपना इंग्लिश की रिक्वायरमेंट देनी होती है। अब हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना इंग्लिश की, वो डिफरेंट होती हैं। जैसा मेरी यूनिवर्सिटी है वो पीईटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करती हैं जस्ट आइल्स। ठीक है, या फिर उनका अपना एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का। तो मेरे कोर्स के अंदर एक और कोर्स था, डिफरेंट कोर्स था, मुझे एक लड़का बता रहा था कि यार उसमें ये दूसरा टेस्ट है ना वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो अब आपने आइल्स स्टार्ट कर दिया और साथ ही आपका जो सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप है आपने आइल्स कवर करना है, ठीक है, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। सेकंड स्टेप है आपका कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई शुरू कर देना है। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं और कंसल्टेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह खुद ही अरेंज कर रहे हैं ना, तो कंसल्टेंट आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करता। मेरा कंसल्टेंट थे HR कंसल्टेंट्स, तो उन्होंने मेरे से जस्ट 30,000 फीस ली थी और उन्होंने मेरा सारा प्रोसेस किया था। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अब आपका हो गया, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई शुरू कर देना। अब आपने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना, आपने 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है अपने सिटी प्रेफरेंस के लिहाज से। ठीक है, तो जो मेरी प्रेफरेंस थी वो ये थी कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन। ठीक है, तो लंदन थोड़ा सा कॉस्टली है स्टूडेंट्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, मतलब अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं बनस्पत दूसरी सिटीज़ के। ठीक है, लेकिन जो मतलब मेरे पर्सनल जो मुझे पसंद था ना, वो मेरी प्रेफरेंस मैनचेस्टर थी। तो मैंने मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा प्रेफर किया था। मेरा तकरीबन सब यूनिवर्सिटी से मेरे लेटर आ गए थे, बर्मिंघम से भी, लंदन से भी और मैनचेस्टर से भी। तो मैनचेस्टर को मैंने प्रेफर करके अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में मैंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब आपने यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ली, अब आपके ने या आपके कंसल्टेंट ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर दिया आपका। ठीक है, यूनिवर्सिटी टाइम लेती है तकरीबन 1 वीक से लेके 2 मंथ्स के दरमियान यूनिवर्सिटी ना आपको ऑफ़र लेटर दे देती है। ठीक है, और एक चीज़ ये जहन में रखनी है, अगर आप सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे जनवरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 मंथ्स टू 4 मंथ 4 से 5 मंथ्स पहले आप अपना प्रोसेस शुरू करें। अगर आप मतलब कि मई तक आ गए हैं, तो अगर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 मंथ्स रह गए हैं तब तो ओके है। मई इस महीने तक समझ आती है, मई तक। ठीक है, अगर उससे लेट हो गया ना तो यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी आपको डेफर कर देगी नेक्स्ट इनटेक में जो जनवरी का है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपना 4-5 मंथ्स रखो, वरना आप जो है ना ऑटोमेटिकली ही खुद अगले इनटेक को टारगेट करो। ठीक है, इससे आपका ना टाइम वेस्ट नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट में आपने इतना पैसे लगाए होंगे आपके वो वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब आपने
यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी ने टाइम लिया 1 वीक से लेकर 2 मंथ्स, अब आपका यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आ जाता है। ठीक है, उसको ऑफ़र लेटर भी कहते हैं, उसको कंडीशनल ऑफ़र लेटर भी के बोलते हैं। वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने कुछ कंडीशंस दी होती हैं। कंडीशन ये होती हैं कि आप अपना आइल्स दें हमें, आप हमें अपने ये डॉक्यूमेंट्स दें जो थोड़े बहुत मिसिंग होंगे। नंबर 3, वो आपसे ना इनिशियल डिपॉजिट मांगेंगे। अब आपने आइल्स को, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने साथ साथ आइल्स की तैयारी शुरू की हुई होगी इंशाल्लाह, तो आपका जो है ना आइल्स आपने यूनिवर्सिटी को दे देना है। अब बारी आ जाती है इनिशियल डिपॉजिट की। मैंने अपनी वीडियो एक बनाई हुई है कि आप यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट फ़ास्ट वे में कैसे पे कर सकते हो, तो उसमें 4-5-6 ऑप्शन होते हैं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो देखनी है तो आप वो देख के ज़रूर आना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इनिशियल डिपॉजिट पे कैसे करना है। अब आपने इनिशियल डिपॉजिट भी पे कर दिया, आपका आइल्स भी आ गया, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आपने यूनिवर्सिटी को दे दिए, तो यूनिवर्सिटी के पास सारे आपकी कंडीशंस थी वो मीट होगी। अब यूनिवर्सिटी को जब आप ये लेटर वगैरह सारी चीज़ें दे देते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देती है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। ठीक है, तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे आपकी कंडीशन ख़त्म होती हैं। उसमें ये होता है कि जस्ट वो आपको लेटर दे के ना आपको उसमें आपको बताया होता है कि अब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होना है या कोई और प्रोसीजर है, तो वो बता के आपके कैश के लिए अपने अप्लाई करना था। जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जो आने वाले जो बेसिक और सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि यार ऐसे आपने तैयारी करनी है। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूंगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूंगा उस वीडियो में कि आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी का कैसे जो है ना क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देने के बाद आपका यूनिवर्सिटी पास कर देती है, जी आपका सब कुछ हो गया, अब आप कैश अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप या आपका कंसल्टेंट जो है ना कैश अप्लाई कर देता है। तो उसका प्रोसीजर सिंपल ही है। अब यूनिवर्सिटी जो है ना 1 वीक से लेके तकरीबन 3 वीक्स मैक्सिमम लेती है। 1 वीक से लेके 3 वीक्स, मेरा 3 दिन के अंदर आ गया था, मैं लकी था। ठीक है, तो अब आपका यूनिवर्सिटी ना इतना टाइम दे देती है कि हम आपका कैश प्रिपेयर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका ये सारी चीज़ें होगी, अब आपका कैश के लिए अप्लाई हो गया ना, तो अभी आप थोड़ा आराम से शांति से बैठ जाओ। ठीक है, सांस लो, तो अपने कैश का वेट करो। तो उसमें आपने जब आपका कैश लेटर आ जाता है ना, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपने अपना वीज़ा फाइल करना होता है। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी के साथ जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वो कंप्लीट हो गया होता है। यूनिवर्सिटी के साथ अब आपका एज सच जो है ना यूनिवर्सिटी में जाके ही आपकी बात होनी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास कैश लेटर आ गया, आप अपने कंसल्टेंट को कहो जी मेरा वीज़ा अप्लाई करो। ठीक है, जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हो ना, आपका नेक्स्ट स्टेप है आपने वीज़ा अप्लाई करनी है। तो तकरीबन 380 और 85 पाउंड वीज़ा फ़ीस है, प्लस आपका IHS की फ़ीस होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल या इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। ठीक है, तो आपने हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है। अगर आपका, अब वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, 3 साल का बैचलर्स है, तो आपने 3 साल का वो IHS देना होता है। अगर आप फाउंडेशन प्लस बैचलर 3-4 साल के लिए आ रहे हो तो वो 4 साल का देना होता है। मास्टर्स के 1 साल के लिए आ रहे हो तो वो 1 साल का हो गया। अगर आपका मास्टर्स छुट्टियों की वजह से 1.5 साल तक जा रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो आपको उसी लिहाज से आपका IHS की फ़ीस होती है। अब आपने वीज़ा प्लस IHS फ़ी पे करनी है और आपका ना वीज़ा फाइल हो जाता है। ठीक है, आप तो वीज़ा मतलब वीज़ा के लिए आप अप्लाई हो जाते हो। नेक्स्ट स्टेप होता है आपने अपना बायोमेट्रिक देने जाना होता है इसके जारी ऑफिस में। ठीक है, ठीक है, तो जब आप वहाँ पे VFS ग्लोबल में जाके वहाँ पे आप अपने जारी ऑफिस में वो देते हो, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हो और आपसे वो आपकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, बायोमेट्रिक आपका सारा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का जो वो एम्बेसी जो टाइम लेती है ना, वो होती है 3 वीक्स। लेकिन आजकल जो है ना वार की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं स्टूडेंट की। लेकिन अभी मैंने देखना शुरू किया यूनिवर्सिटी उसने एम्बेसी ने थोड़ा सा वीज़ा जो है ना देना थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस अपनी 3 वीक्स की रूटीन पे आ जाएं, लेकिन अभी आजकल 4 to 5 वीक्स लग रहे हैं आपका वीज़ा आने में। ठीक है, अब ये आपके पास 4 से 5 वीक्स होते हैं। अब आपने इस 4 से 5 वीक में एक तो जो है ना थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और आपने अपनी पैकिंग वगैरह करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, हल्की फुल्की जो है ना अपनी तैयारी शारी शुरू कर दो। तो अगर आपके चीज़ें जेन्युइन है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह ETC हर चीज़ जो सी आपकी जेन्युइन है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। ठीक है, कोई फेक डॉक्यूमेंट वगैरह ETC इस तरह की देने की कोशिश ना करो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह के अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो क्या होती है कब तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेटली, मैं उसका भी लिंक इस वीडियो में दे दूँगा, तो आप वो भी देखना। तो अब जो है ना
कैश लेने से पहले यूनिवर्सिटी आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांगती है, ठीक है। तो जब आपका यूनिवर्सिटी में आपने डिसाइड कर लिया ना, ऑफर लेटर वगैरह आपका सारा कुछ आ गया है, तो आप जो है ना अपनी साथ ही बैंक स्टेटमेंट उसी टाइम बनवाना शुरू कर दो जब आपका कंडीशनल लेटर आ गया। बस आपने अब अपनी 1-2 कंडीशन देनी है, मतलब इनिशियल डिपॉजिट देना है। जब आपने इनिशियल डिपॉजिट देने लग रही हो तो साथ ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शुरू कर दो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर गया था, वो मैंने आपको अब बता दिया। अब आ गया, अब आपका 3 से 4-5 वीक जितने, अब आप वीज़ा आपका स्टिकर लग के आता है आपका उसके ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये टाइम आपने अपना फैमिली के साथ स्पेंड करना है, आपने जो है अपनी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर देनी है। तो बाकी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा पीछे था, 4-5 महीने हैं आपके इनटेक में, अगर आप सितंबर छोड़ के जनवरी में आना चाह रहे हो, तो कोई स्किल वगैरह अगर कोई सीखनी है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो अब आपका ये यहाँ पर आके स्टेप ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो है इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग के आ जाता है। अब नेक्स्ट होता है आपका ट्रैवल। अब आपने टिकट लेनी होती है और आपने अकोमोडेशन बुक करनी है, अब ठीक है। तो इसी दौरान में ही आपने अकोमोडेशन भी बुक करना देखना शुरू कर देनी है। तो जैसे ही आपका वीज़ा आया, आपने अकोमोडेशन बुक करो और टिकट करानी है। तो टिकट के लिए आप जो है ना काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी सस्ती टिकट्स मिल सकती हैं, इतिहाद वगैरह की, कतर वगैरह की, काफ़ी इनकी सस्ती टिकट्स हैं। स्टूडेंट डिस्काउंट भी होता है इनके ऊपर। अगर आप इनको अपना कैश लेटर शो करवा के ना आप अपना स्टूडेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो क्या वो मांगते हैं कि आज आप प्रूव करो कि आप स्टूडेंट हो, तो मैंने अपना ना स्टूडेंट लेटर शो करवाया था, कैश लेटर, तो वहाँ से उन्होंने मुझे ना डिस्काउंट दिया था, 15% मेरा डिस्काउंट लगा था टर्किश एयरलाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब आपका ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो गया, आपने एयरलाइन की टिकट वगैरह भी बुक करवा ली, अकोमोडेशन भी होगी, अब आपने जस्ट ना फ्लाई करना है। तो आपका यहाँ पे प्रोसेस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और आप अपनी मंजिल पे होंगे। उसके अलावा हार्ड वर्क करें, यहाँ पे हार्ड वर्क करें और अपनी जो सी है ना लाइफ को सेटल करें। तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ यार मुझे इजाज़त दो, अपनी दुआ में याद रखो और यार काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।